इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट लेखन कला और शहरी जीवन का पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। जिसने पार्ट वन देख लिया उसको पार्ट टू इजीली समझ आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, हमें पढ़ना है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण किस प्रकार से हुआ, मंदिरों की क्या भूमिका है और राजा की क्या भूमिका है। ये तीन चीजें हम देखेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे कि शहर किस तरीके से बसे, फिर मंदिर का किस तरीके से अस्तित्व है और फिर राजा किस तरीके से अस्तित्व है। ये चीजें हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। 5000 ईसा पूर्व से ही दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का आरंभ हुआ। ठीक है, 5000 के आसपास जो देखोगे तो इस समय सुमेर अस्तित्व में था और वहां से क्या है धीरे धीरे छोटी छोटी बस्तियां बनती हैं। ये बस्तियां ही कुछ नए शहरों के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, इन बस्तियों में से क्या है धीरे धीरे कुछ जो बस्तियां वो धीरे धीरे शहरों का रूप ले लेती हैं। अब जो शहर बनते हैं ये कई तरह के थे। जैसे कुछ ऐसे शहर थे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए हैं, कुछ ऐसे शहर थे जो व्यापार के केंद्र के रूप में है और कुछ ऐसे शहर थे जो शाही शहर के रूप में विकसित हुए थे। तो ये कुछ इस प्रकार के शहर थे। इसके अलावा बाहर से आने वाले लोगों ने मंदिरों का निर्माण किया। कहने का मतलब है ये फरात नदी है, ये ददला नदी है, तो इसके बीच क्या है मेसोपोटामिया सभ्यता स्थित है। तो इसके आसपास के जो क्षेत्र से लोग यहाँ पे जो पलायन करके आते थे उन्होंने अपने अनुसार यहाँ पे मंदिरों का निर्माण करना स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय देश जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था। इसके अलावा स्टार्टिंग के जो मंदिर थे बिल्कुल आज की तरह मंदिर की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। प्रारंभ के जो मंदिर थे बिल्कुल घरों के समान ही थे, जो भी हम आगे भी देखेंगे। इसके अलावा विभिन्न देवी देवताओं का इस निवास स्थल होता था ये मंदिर। जैसे एक देवता है उर, ठीक है, जो चंद्र देवता है, और इन्ना जो प्रेम और युद्ध की देवी है। तो उस समय जो प्रचलित देवी देवता थे वो इनके नाम है। इसके अलावा और उर जो है एक शहर भी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ मंदिरें या जो यहाँ मंदिर है वो ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ ये बड़े होते गए, मतलब आकार में इनका आकार जो है ये बड़ा होता गया। और जो ईंटें जो भी मंदिर वगैरह बनती थी वो ईंटों की बनती थी। इसके अलावा मंदिर के जो आंगन थे वो चारों ओर उसके चारों ओर कई कमरे हुआ करते थे। इसके अलावा प्रारंभ में मंदिर सामान्य घरों के समान ही होते थे। ठीक है, जैसे घरों में क्या होता है आंगन होता है और आंगन के चारों तरफ क्या होते हैं रूम होते हैं, इसी तरीके से मंदिर भी हुआ करते थे। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस था मंदिर और घरों में। ठीक है, उसमें अंतर क्या था, तो ये था मंदिर की दीवारें खास अंतराल पर अंदर या बाहर की ओर मुड़ी होती थी, जो कि सामान्यतः घरों में ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये एक अंतर था जो कि घरों को मंदिरों से अलग करता था। इसके अलावा देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था और लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली इत्यादि चढ़ाया करते थे। उस समय जो भी साक्ष्य वगैरह मिले हैं खुदाई में, तो जो पता चला उस आधार पर ये चीजें बताई जा रही है कि लोग जो पूजा पाठ के लिए उस समय अनाज का उपयोग करते थे, दही का उपयोग करते थे और मछली का उपयोग किया करते थे। इसके अलावा आराध्य देव, जो आराध्य देव थे, ये खेती के लिए, मत्स्य मतलब मछली वाले क्षेत्र में और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी भी माने जाते थे ये आराध्य देव। इसके अलावा उपज को उत्पादित वस्तु में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, और जो ये लिखा ना उपज को उत्पादित वस्तु कहने का मतलब जैसे गेहूं है, गेहूं से आटा बनाना। ठीक है, इसके अलावा बाकी इसको काम करना, तो इस तरीके से जो भी मतलब जो तेल वगैरह मतलब निकालना और भी बाकी सारी चीजों का निर्माण करना, वो सारे जो क्या है मंदिरों द्वारा ही संचालित हुआ करता था। तो उस समय जो क्या है मंदिर जो थे वो पावरफुल हुआ करते थे, मंदिरों के पास इन सब चीजों का कंट्रोल था। इसके अलावा घर परिवार की व्यवस्था, व्यापारियों की नियुक्ति करना, हल जोतने वाले पशु, रोटी, जौ की शराब, मछली इत्यादि का आवंटन और वितरण लिखित अभिलेखों द्वारा मंदिरों द्वारा ही किया जाता था। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जो क्या है जो मंदिर थे वो मतलब यहाँ पे राजा जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं है। जो मंदिर थे यही इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मंदिर इस समय क्या है, इस समय जो मंदिर है यही सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, जितने भी व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक सारी चीजें। ठीक है, आर्थिक सामाजिक इस आधार पर बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है देख सकते हो कि घर की व्यवस्था, तो घर परिवार किस तरीके से चलेगा इसके, तो इस यहाँ ये भी तय करने का अधिकार जो क्या है उस समय मंदिर ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रहे थे। इसके अलावा जमीन और प्राकृतिक उपजाऊपन के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। दक्षिण मेसोपोटामिया में ये भी देखी गई है कि दक्षिण मेसोपोटामिया में क्या है जमीन तो पर्याप्त मात्रा में थी और प्राकृतिक उपजाऊपन भी था, क्योंकि क्या है जैसे ये फरात नदी है, तो फरात नदी में अक्सर क्या है बाढ़ आ जाता था, बाढ़ का पानी क्या है अंदर वाले इलाकों में चल जाता था, जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी भी इनके साथ चल जाती थी
और इस तरीके से क्या है, यहाँ पे जो कृषि होती थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद कृषि में कई बार संकट देखने को मिले हैं। तो कौन कौन से संकट थे? तो पहला क्या है, फरात नदी की धाराओं में ज्यादा पानी आने से कई बार फसल डूब जाती थी, मतलब बाढ़ आ जाती थी। एक समस्या थी। इसके अलावा जब इन धाराओं का रास्ता बदल जाता था तो यहाँ सूखा पड़ जाता था। ये भी एक दिक्कत थी कि जब इनका क्या है, जब ये धाराएं जब अपना रास्ता बदल लेती थी तो यहाँ पे सूखा पड़ जाता था, पानी की कमी हो जाती तो फसल बर्बाद हो जाती थी। इसके अलावा क्या समस्या थी? तो जो लोग धाराओं के ऊपर इलाके में रहते थे, जैसे ये फरात नदी है, तो फरात नदी के ऊपर वाले हिस्सों में, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में जो लोग रहते थे वो क्या है, वो ज्यादा पानी यूज कर लेते थे, जिसके कारण नीचे वाले जो हिस्से के जो लोग हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता था। और जो दिक्कत थी वो क्या थी कि कई बार जो ऊपरी इलाके में रहने वाले लोग इन धाराओं से, सही ये बात नहीं आएगा, इन धाराओं से जो भी गाद थे, ठीक है, गाद मतलब जो मिट्टी वगैरह है वो निकालते नहीं थे, जिससे पानी का बहाव रुक जाता था। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में जो लोग रहते हैं ये पर्याप्त मात्रा में क्या है, नदियों से मिट्टी वगैरह गाद वगैरह निकालते नहीं थे। अगर वो मिट्टी गाद वगैरह निकाल लेंगे तो पानी का फ्लो बना रहेगा और नीचे वाले हिस्से में भी जा सकेगा, जिससे नीचे वाला पानी भी यूज कर सके। लेकिन कई बार क्या, ऊपर वाले हिस्से में रहने वाले जो लोग हैं ये इस काम को नहीं किया करते थे, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में पानी नीचे पहुंचता नहीं था। इसके अलावा इन मामलों में मेसोपोटामिया के देहात और जो जमीन, तो ये कुछ समस्याएं थी जिनके आधार पे क्या है, कृषि में कुछ संकट देखने को मिलते थे। अगला पॉइंट है कि जो ऐसे कुछ मामले हैं इस तरीके के कि पानी के बंटवारे को लेकर, जमीन को लेकर, तो मेसोपोटामिया में क्या है, देहात और जमीन और मतलब जो भी जो कस्बे वगैरह होते थे, गांव वगैरह होते थे, उनके बीच हमेशा जमीन और पानी को लेकर क्या है, बार बार झगड़े भी देखने को मिलते थे। इनका भी साक्ष्य मिला है दक्षिण मेसोपोटामिया में। आगे, जब लड़ाई लंबी चलती थी तो जीतने वाला जो मुखिया होता था वो अपने अनुयायियों को लूट का सामान बांटता था। जो भी मुखिया होती थी, जो भी गांव जीत जाता था तो वो हारने वाले गांव पे क्या है, उनको लूट लेते थे बिल्कुल ही। और इस तरीके से जो जीतने वाले मुखिया है उनके जो भी साथी वगैरह उनको लूट का माल बांट देते थे, ताकि वो खुश हो सके और उनका जो मुखिया है उसका प्रभाव बढ़ सके। इसके आगे, हारे हुए जो लोग हैं उनको बंदी बना लेते थे और उनको चौकीदार या नौकर बना के रखते थे, ठीक है, जिससे उनका प्रभाव बढ़ सके जीतने वाले लोगों का। अगला, लेकिन ये जीते हुए नेता हमेशा मुखिया नहीं रहते थे। प्रारंभ की बात है, प्रारंभ में जो ये नेता, जिससे इस तरह लड़ाई वगैरह होती थी और जो नेता जीतता था, ऐसा नहीं कि हमेशा यही मुखिया ही रहेगा। लोग क्या है, कभी भी इनको हटा सकते थे, ये लोगों के पास इतनी पावर थी। लेकिन क्या होता है, देखो, समय बदलता है और समय के साथ क्या, इसमें नई परिपाटियां जुड़ती हैं, मतलब नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। और नई चीजें क्या है, अब जो विजेता मुखिया है वो क्या कर रहा है, अब कीमती भेंट को क्या कर रहा है, देवताओं पर अर्जित कर रहा है, जिससे उसका प्रभाव बढ़ सके। इन्होंने क्या किया, ये करना शुरू कर दिया, देवताओं पर कीमती कीमती भेंट चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब इसका ये चढ़ाने के पीछे का रीजन क्या था, जिससे क्या जो समुदाय है और जो मंदिर है, पहली बात तो क्या है कि ये इसलिए ऐसा करते थे ताकि क्या है, मंदिर को जो क्या है, मंदिर को और अच्छा और वैभव और मतलब बहुत अच्छा बनाया जा सके, सुंदरता इसकी बढ़ सके। इसके अलावा लोगों को क्या है, दूर दूर कीमती पत्थर धातुओं को लाने के लिए भी भेजा जाता था, जिससे मंदिर और समुदाय को लाभ हो सके। और जो मंदिर की जो धन संपदा है का वितरण का अब जो क्या मुखिया द्वारा किया जाने लगा। स्टार्टिंग में मुखियाओं के पास इतना पावर नहीं होता था, समय बदला, इन्होंने क्या किया, कीमती भेंट चढ़ाने स्टार्ट किया। इसके अलावा अब इसका रीजन ये था ताकि मंदिरों को सुंदर बनाया जा सके। और ये करने के पीछे का रीजन ये था ताकि जो ये मुखिया हैं, जो जीतने वाले जो मुखिया हैं, ये अपना प्रभाव बढ़ा सके और लोग हमेशा इनको भी मतलब मुखिया के रूप में चुने, इसलिए ये लोग ऐसा करते थे। इसके अलावा ये जो मुखिया होते थे ये दूर दूर लोगों को भेजते थे, कीमती पत्थर लाने के लिए, धातु वगैरह को लाने के लिए भेजते थे, ताकि क्या है, मंदिर को और अच्छा बनाया जा सके और जो समुदाय के लोग हैं वो खुश हो सके और उसको हमेशा मुखिया का ही पद दे। और यही रीजन रहता है कि धीरे धीरे क्या, मंदिरों का भी जो धन संपदा है वो धीरे धीरे इनके कंट्रोल, मुखिया के कंट्रोल में आने लगता है। और आगे देखेंगे कि यही जो मुखिया है कहीं कहीं पे स्थानीय राजा भी बन जाते हैं ये लोग। कई जगह पे जो ये मुखिया है ये राजा बन गए और उन्हें समाज में एक ऊंचा स्थान मिला। इसके अलावा मुखियाओं ने अपने पास लोगों को बसाना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि सेना की जरूरत को पूरा किया जा सके। स्टार्टिंग में मंदिर के हाथों में सब कंट्रोल था, धीरे धीरे जो मुखिया वर्ग है ये इसकी उत्पत्ति होती है और जो मुखिया वर्ग है ये क्या है, यही राजा बन जाता है और समाज में एक ऊंचा स्थान मिलता है। और धीरे धीरे क्या है, ये देखने को मिलता है कि जो भी मुखिया लोग हैं ये लोगों को अपने पास ही बसाना प्रारंभ कर देते हैं।
ठीक है, जिससे इनकी जो सेना की जरूरत है वो भी पूरा किया जा सके। और लोग भी ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो लोग क्या है, वो मुखिया जो वर्ग है उनके आसपास इसलिए बच जाता था क्योंकि उनको लगता था कि वो सुरक्षित है। एक सुरक्षा की भाव की वजह से क्या है, उनको लगता था अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम पे किसी तरीके का हमला वगैरह नहीं होगा और हम सुरक्षित रहेंगे। तो इस सुरक्षा के भाव ने भी लोगों को प्रेरित किया ताकि वो एक साथ मिलजुल कर रहे। इसके अलावा एक इसी में हमें पढ़ना है, दक्षिण मेसोपोटामिया में ही हमें एक जो शहर है उरुक, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उरुक मंदिर नगर। ठीक है, तो हमें इसके बारे में एक पढ़ना है कि उरुक में मतलब जो क्या है, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये भी दक्षिण मेसोपोटामिया में एक शहर है। देखिए, 3000 ईसा पूर्व के आसपास जो ये उरुक जो नगर है उसका 250 हेक्टेयर का विस्तार हुआ। विस्तार इसलिए हुआ क्योंकि क्या है, उस समय अलग अलग प्रकार के कबीले हुआ करते थे, समुदाय हुआ करते थे, और अक्सर ये जो कबीले जो समुदाय है, एक समुदाय दूसरे समुदाय पे क्या करता, अटैक करता था और उनके जो भी मतलब जो लोग हैं और जो एरिया वगैरह उन पे कब्जा करने किया करते थे। तो ये देखने को मिलता है कि जो 3000 ईसा पूर्व के आसपास जो इसका जो विस्तार हुआ वो 250 हेक्टेयर का विस्तार हुआ। इस और जो उरुक नगर है इसकी सुरक्षा के लिए क्या चारों तरफ दीवारें बनाई गई थी, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसका अस्तित्व 4200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक बरकरार रहा। ठीक है, 4200 ईसा पूर्व से लेकर मतलब उरुक जो नगर है ये अस्तित्व में आ जाता है 4200 ईसा पूर्व में। ठीक है, और 3000 ईसा पूर्व में इसके एरिया में विस्तार देखने को मिलता है और 400 ईस्वी तक ये बरकरार रहता है। लगभग लगभग 4600 साल, 4600 साल क्या है, ये शहर अस्तित्व में रहता है। ठीक है, और 2800 ईसा पूर्व के आसपास देखो, ये पहले था 3000 में क्या था, 250 हेक्टेयर था, और उसके 200 साल बाद 2800 ईसा पूर्व के आसपास, यहाँ पे ईसा पूर्व आएगा, ईसवी नहीं आएगा, यहाँ पे ईसा पूर्व आएगा, तो ईसा पूर्व के आसपास ये बढ़कर 400 हेक्टेयर हो गया। ठीक है, ईसा पूर्व हमेशा बड़े से छोटे डेट की तरफ चलता है। ठीक है, पहले 3000 ईसा पूर्व आएगा, फिर इसके बाद 100 साल बीतेगा तो 2900 ईसा पूर्व आएगा, और फिर 100 साल बीतेगा तो 2800 ईसा पूर्व आएगा। तो इसलिए क्या है, ये देखने को मिलता है कि 2800 ईसा पूर्व के आसपास इसमें 400 हेक्टेयर का विस्तार होता है। इसके अलावा इस शहर के अंदर क्या है, देखो, जो भी युद्ध बंदी और जो स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिरों का और राजा का भी काम करना पड़ता था। कि जो जो भी इस शहर के अंदर, ये ना सिर्फ इस शहर के अंदर बल्कि मेसोपोटामिया के अंदर ये देखा जाता था कि जो अलग अलग जो समुदाय हैं वो दूसरे समुदायों पे और दूसरे एरिया पे क्या है आक्रमण वगैरह किया करते थे, और जो भी जीत जाता था वो हमने देखा किस तरीके से जो मुखिया वर्ग है लूट का माल लोगों में बांट देता था। तो उसी तरीके से, और बाकी जो लोग हारे हुए लोग उनको गुलाम बना लिया जाता था। उसी तरीके से जो भी युद्ध के बंदी आते थे, ठीक है, जिनको क्या है, जिनको भी नौकर के रूप में लेके आया गया या बंदी बनाया गया है, और जो भी स्थानीय लोग हुआ करते थे उनको अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा राजा, ठीक है, मंदिर अथवा राजा का काम करना पड़ता था। उन्हें मंदिरों का काम करना पड़ता था और जो राजा ने जो आदेश दिया उसका भी काम करना पड़ता था। ठीक है, ये चीजें हमें देखने को मिलती है उरुक नगर के अंदर। ठीक है, वैसे तो ये पूरे पूरे दक्षिणी मेसोपोटामिया में था, लेकिन अभी हम फिलहाल क्या है एक शहर का नाम पढ़ रहे हैं उरुक, तो हमें इस आधार पर इसे देखना है कि उरुक नगर में ऐसा हुआ करता था। इसके अलावा किसानों से कर नहीं लिया जाता था, किसी प्रकार का किसानों से टैक्स नहीं लेते थे, और टैक्स के रूप में वही था कि लोगों को उनका काम करना पड़ता था, बस और कुछ नहीं था। किसानों तथा युद्ध बंदियों को काम के बदले जो भी काम करते थे, ऐसा नहीं कि फ्री में काम करते थे, उनको अनाज देते थे, कपड़ा देते थे, तेल इत्यादि, और इनकी बकायदा लिस्ट मिले हैं। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि जो भी लोग काम करते थे उनको काम के बदले अनाज, कपड़ा, तेल इत्यादि वगैरह दिया जाता था। शासक के आधार पर लोगों को पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से बर्तन तैयार करने, दूर दूर देशों में मंदिरों का सामान लाना इत्यादि के लिए लोगों को भेजा जाता था। ठीक है, ये भी क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी राजा का ही काम है, ये भी मंदिर का ही काम है। तो वैसे तो लोग टैक्स नहीं देते थे, लेकिन टैक्स के रूप में क्या है मंदिर और राजा का काम किया करते थे। ये हमें देखने को मिलता है उरुक शहर के अंदर। इसके अलावा 3000 ईसा पूर्व में जो उरुक है इसमें तकनीकी प्रगति भी देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें शिल्प वगैरह, औजारों के प्रयोग वगैरह को, इन सब चीजों को लेकर प्रगति होती है, और यहाँ पे औजारों में और शिल्प में तकनीकी प्रगति देखने को भी मिलती है। इसके अलावा देखिए, चिकनी मिट्टी के शंकु बनाकर और उसे सुखाकर दीवारों की, मंदिर की दीवारों पर सजावट के रूप में भी लगाया जाता था। और इसको उरुक नगर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा मतलब चमत्कार माना जाता है इसको।
ठीक है, एक बहुत बड़ा आविष्कार माना था कुम्हार का चाक। इसका परिणाम ये हुआ कि इसके निर्माण से, इसके अस्तित्व में आने से अब एक जैसे बर्तन बनने लगे। तो उरुक नगर के अंदर एक बहुत ही बड़ा आविष्कार माना जाता है, एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है, कुम्हार का चाक, जिससे क्या होने लगा, एक जैसे बर्तन बनाए जाने लगे। तो ये हमने देखा दक्षिणी से कि शहर किस तरीके से बसे। ठीक है, स्टार्टिंग में मंदिर का क्या रोल रहा है और किस तरीके से राजा की भूमिका यहाँ पे देखने को मिलती है, और उरुक नगर किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब हमें देखना है जो दक्षिणी मेसोपोटामिया है, इसमें शहरी जीवन कैसा था, शहर में लोगों का जीवन कैसा था, किस तरीके से शहर में क्या क्या चीजें चल रही हैं। देखिए, शहरों में एक उच्च वर्ग एवं अमीर वर्ग का उद्भव हुआ। स्टार्टिंग में सब इक्वल थे, लेकिन धीरे धीरे जो मुखिया थे ये राजा बन जाते हैं और यही अमीर वर्ग बनता है। और इन्हीं की बात हो रही है कि शहरों में एक उच्च वर्ग और एक अमीर वर्ग का उद्भव होता है, प्रारंभ होता है। इसके अलावा बहुमूल्य चीजें जैसे आभूषण, सोने के बर्तन, सफेद सिपिया, लार्ज वर्द, जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर इत्यादि नगर उर। हम इसका उससे पहले हमने उरुक पढ़ा, एक दूसरा शहर है उर। उर नगर के राजा और रानियों की कब्र में पाई गई ये सारी चीजें। ठीक है, और जो आम आदमी के जो कब्र है उसमें ये चीजें नहीं पाई गई। तो इस आधार पे कहा जा रहा है कि क्या है, कहीं ना कहीं जो उर नगर है इसमें क्या है, एक उच्च वर्ग देखने को मिला है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें ये सारी चीजें उनके कब्रों में पाई गई हैं, जो कि आम आदमी के कब्र में नहीं पाई गई थी। इसके अलावा कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना था। एकल परिवार का मतलब होता है जिसमें एक हस्बैंड हो, वाइफ हो, उसके बच्चे हो, बस उसी को एकल परिवार माना जाता है। हालांकि जो शादीशुदा जो बेटा होता था वो अपने माँ बाप के साथ ही रहता था, और घर में जो पिता होते थे यही परिवार का मुखिया होते थे। पितृ प्रधान समाज यहाँ पे भी देखने को मिलता है। इसके अलावा विवाह की इच्छा रखने वाले जो भी मतलब कि जो पक्ष हैं, विवाह की इच्छा रखने वाले जो पक्ष हैं, मतलब जो भी वर वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वर पक्ष के जो लोग हैं, ये इनकी घोषणा करते थे कि हमें इन फैमिली से अपना मतलब जो संबंध स्थापित करना है, शादी करना है। और इससे तो वधु के जो माता पिता हैं वो इसकी सहमति दिया करते थे। वैसे तो आप बुक में हल्का सा थोड़ा सा देख लेना, ये नॉर्मल सी इसमें चीजें बातें कही गई है। इसके अलावा जो जब ये हो जाता था तो जो वर पक्ष है वधु पक्ष को उपहार देते थे। तो ये कुछ नॉर्मल सी यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये हमने जो जो चीजें देखी क्या है, हमने जो शहरी जीवन में देखा है, ये उरुक नगर क्या था, सॉरी ना सिर्फ उरुक बल्कि हमें उर, एक जो नगर है यहाँ पे उर, ठीक है, एक सिटी है, इसमें हमने ये चीजें देखने को मिली है कि उस शहर में ये सारी चीजें हो रही हैं और ऐसी चीजें चल रही हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए अभी हम उर नगर की चर्चा कर रहे हैं कि जो नगर की जो सुव्यवस्थित जो खुदाई होती है उर नगर की 1930 के दशक में देखने को मिलती है। उर नगर के अंदर जो गलियां थी वो टेढ़ी मेढ़ी और संकीर्ण मतलब पतली थी। टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, पतली गलियां थी। पहिए वाली गाड़ियां घरों तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसके कारण क्या जो अनाज के बोरे थे ये घरों तक गधों पर लाद कर लेकर जाया जाता था। इसके अलावा शहरों में नगर नियोजन का अभाव था। नगर नियोजन का अभाव इसलिए था क्योंकि देखोगे यहाँ पे जो गलियां वो टेढ़ी मेढ़ी है, पतली है। ठीक है, अगर नगर नियोजन होता तो ये चीजें नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा घरों की जो नालियां थी आंगन में ही होती थी, मतलब घरों की जो नालियां हैं ये क्या है, ये गली से होते हुए किसी शहर के दूर इलाके में नहीं निकलती थी। लोगों ने नालियां घरों के आंगन में ही बना रखा था, और इसी कारण जो छतों का ढलान होता था ये भी आंगन में ही होता था, जिससे बारिश का पानी क्या हो वो आंगन में ही गिरे, गली में ना गिरे और इस तरीके से गली गंदी ना हो। इसके अलावा जो घरों का जो कूड़ा होता था, देखो जो घरों का जो भी कूड़ा वगैरह होता था ये गलियों में ही फेंका जाता था, जिससे जो दहलीज होती थी उसको बार बार ऊपर उठाना पड़ता था, ये भी देखने को मिला है। इसके अलावा कमरों में रोशनी खिड़कियों से नहीं जाती थी बल्कि उन दरवाजों से जाती थी जो आंगन में खुलती थी, जो दिखाता है कि उस समय उर नगर के अंदर प्राइवेसी कितनी ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये जो शहर की जो भी मतलब जो खिड़कियां वगैरह थी और जो दरवाजे थे वो इस स्तर पर बनाए गए थे ताकि मतलब घरों में मतलब घर में किस तरह की चीजें चल रही है, घर में क्या है वो बाहर वाले लोगों को ना दिख सके। इसके अलावा उर में जो एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें जिसमें शास्त्र और जनसाधारण लोगों की समाधि मिली है। ठीक है, ये शास्त्र नहीं है, मतलब ये जो कब्रिस्तान है उसके अंदर क्या है, जो भी मतलब जो राजा वर्ग था उसकी कब्र देखने को मिली है और जनसाधारण के लोग हैं उनकी भी कब्र देखने को मिली है। हालांकि उनके कब्र में पाई जाने वाली चीजें अलग अलग है, लेकिन उस कब्रिस्तान में क्या है दोनों चीजें देखने, दोनों ही वर्ग के जो भी वगैरह लाश, न सिर्फ लाशें
बल्कि दफनाया गया था। ठीक है, राजा वर्ग है, अमीर वर्ग उसको भी, और जन साधारण वर्ग है उसको भी। यहाँ पे शास्त्री, यहाँ पे राजा वर्ग है, या फिर क्या है, उच्च वर्ग आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन उसके अंदर जो चीजें पाई गई वो चीजें अलग अलग हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है पशुचारक में, पशुचारक जो भी क्षेत्र है उसमें एक व्यापारिक नगर। हमने उरुक पढ़ लिया, उर पढ़ लिया, और हमें एक नया जो सिटी पढ़ने को मिलेगा शायद वो मारी है। इसमें देखते हैं। देखिए 2000 ईसा पूर्व के आसपास मारी नगर, देखिए मारी नगर बताते ना, मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। इसके अलावा मारी जो नगर है, जो सिटी है, बहुत ज्यादा वर्षा वाले और उर्वरक वाले क्षेत्रों में नहीं आता था। इसका मतलब यहाँ पे जरूर क्या है, खेती कम होगी। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है, अगर उर्वरक वाले हिस्से में नहीं है तो खेती कम होगी। मारी नगर का अधिकतर क्षेत्र पशुचारक के लिए ही था। ठीक है, खेती नहीं है तो ये एक आजीविका का साधन होगा। पशुचारकों को जब अनाज, अब बहुत ज्यादा जो क्या है यहाँ पे क्या है, पशुचारक हैं, तो अब ऐसे में क्या है, देखिए जो भी पशुचारक हैं, जब उनको, अब क्योंकि वो खेती तो कर नहीं रहे, केवल पशु चरा रहे हैं और उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो जब उनको अनाज औजारों की जरूरत पड़ती थी तो वो अपने पशु, पनीर, चमड़ा, मांस इत्यादि का लेन देन करते थे। वस्तु विनिमय होता था, वस्तु देकर वस्तु लेना। ठीक है, जो पशुचारक लोग हैं ये पशु को बेचते थे, उनका जो पनीर होता था, चमड़ा होता था, मांस होता था, इनका व्यापार करते थे, उनसे ये सारी चीजें लेते थे। कई बार ये भी देखने को मिलता है, ये जो आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं, ये हिंसक गतिविधियां भी हमें देखने को मिलती हैं। कई बार जो, देखिए कई बार जो किसान है और इन पशुचारकों की हिंसा देखने को मिली है। ठीक है, कई बार जो पशुचारक है गांव पे आक्रमण कर देते थे और उनका सामान लूट कर लेकर चले जाते थे। इसके अलावा मारी के जो राजा थे वो एरोमाइट समुदाय के थे। ठीक है, इस समय क्या बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, देश जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इस तरीके से कुछ पता नहीं तो होता था कि कौन से समुदाय कहाँ रह रहे हैं। तो जो भी मारी के जो राजा थे, मारी जो एक जो सिटी है उसके जो राजा थे वो एरोमाइट समुदाय के थे। याद रखना, एक नंबर में पूछ लेता है। उनकी जो पोशाक थी वहां के मूल निवासियों से भिन्न थी। जो एरामाइट जो समुदाय है वहां से जो बहुल समुदाय है उनसे अलग थी उनकी पोशाक। इसके अलावा मारी के राजा ने मेसोपोटामिया की देवी देवताओं का आदर नहीं किया, बल्कि देखिए मारी के जो राजा थे, मारी के राजा ने मेसोपोटामिया की देवी देवताओं का आदर नहीं किया, बल्कि स्टेपी के एक देवता है, ठीक है, डैगन, उनका नाम है डैगन। डैगन के लिए क्या है, एक नगर बनवाया। ठीक है, मारी एक नगर ना, सॉरी नगर यहाँ पे नहीं आएगा, एक मंदिर आएगा। डैगन के नाम पे क्या है, एक मंदिर बनवाया था इन्होंने। तो मारी की जो राजा वो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं मारी नगर के बारे में। इसके अलावा देखिए मारी के जो राजा थे, इसके अलावा मारी के राजा को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। रीजन ये था क्योंकि अलग अलग समुदाय के लोग थे, तो अलग अलग समुदाय के लोग अक्सर दूसरे समुदाय पे आक्रमण वगैरह वगैरह भी किया करते थे। तो इस आधार पे जो राजा वगैरह होते थे इनको सतर्क रहना पड़ता था, ताकि कोई क्या है, दूसरी जो ट्राइब है, जनजाति है, वो उन पे हमला ना कर सके। मारी में जो विभिन्न प्रकार की जो जनजाति जो चारागाह थी इन पर नजर रखी जाती थी, ताकि कोई क्या है, कहीं कोई आक्रमण ना करे, इस तरह की चीजें। मारी नगर अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कई तरह के शहर थे, तो उस तरीके से जो मारी है वो एक व्यापारिक स्थल था। शायद आगे मैंने एक लगा रखा होगा, उसमें फोटो में दिखा पाता नहीं है इसमें। तो इसमें होता तो मैं इसमें एक मैप में दिखा देता आपको मारी नगर क्या है, किस तरीके से एक व्यापारिक स्थल वाले हिस्से में स्थित था। देखिए नजर इन पर नजर रखी जाती थी। एक व्यापारिक स्थल पे जो मारी नगर है ये एक व्यापारिक स्थल वाले हिस्से पे स्थित था। इसके अलावा यहाँ से जो भी लकड़ी, तांबा, रागा, तेल और मदिरा अन्य वस्तुओं का फरात नदी के रास्ते मेसोपोटामिया तथा तुर्की, सीरिया, लेबनान क्षेत्रों में व्यापार होता था। देखिए वैसे तो मैप है नहीं, मैं आपको ऐसे समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे ये फरात नदी है, ठीक है, तो जो दक्षिणी मेसोपोटामिया थे इस वाले हिस्से में, ठीक है, इधर था सीरिया था, लेबनान था, तुर्की था, ये ऊपर वाले इलाके में जो जो ये रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, तो अक्सर क्या है, इस इन जो दक्षिण वाले एरिया है इनका व्यापार इन लोगों से होता था। ठीक है, जो चीजें यहाँ नहीं होती थी वो यहाँ से मंगाई जाती थी, और जो यहाँ नहीं होती थी वो यहाँ से मंगाई जाती थी। अब जो मारी नगर था वो बिल्कुल ही सेंटर में स्थित है, यहाँ पे फरात नदी के पास ही स्थित था। तो इस तरीके से जो भी व्यापार होता था
इनके बीच जितनी भी जो शिप वगैरह नाव वगैरह जाती थी वो मारी होकर ही जाती थी और यहाँ पे रुकती थी और फिर यहाँ से ये इस तरीके से जाती थी। इसलिए जो मारी नगर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं किस तरीके से मारी जो नगर है इसी आधार पे क्या बहुत ही ज्यादा समृद्ध होता है। देखिए यहाँ से किस किस चीज का व्यापार हो रहा था, लकड़ी का, तांबा का, रागा का, तेल, मदिरा, अन्य वस्तुओं का मेसोपोटामिया, दक्षिण मेसोपोटामिया और तुर्की, सीरिया, लेबनान इन क्षेत्रों से व्यापार हो रहा है। मारी नगर व्यापार के बल पर ही समृद्ध हुआ। किस तरीके से हुआ देखिए, दक्षिण मेसोपोटामिया तथा ऊपरी इलाके, ठीक है, जैसे सीरिया, लेबनान, तुर्की के बीच जो व्यापार होता था, जो सारी नाव वगैरह होती थी वो मारी में आके रुकती थी। इसके अलावा देखिए जो मारी के अधिकारी हुआ करते थे नाव पर जा रहे सामान की जांच करते थे कि क्या सामान है, कितना वेट है और किस किस चीज की चीजें का व्यापार हो रहा है और उसे आगे बढ़ने की अनुमति देते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा करने के लिए वो क्या करते थे, वो जो भी लदे हुए सामान है, जितना भी जो वेट वो लेके जा रहे हैं उसका 10% टैक्स के रूप में वसूलते थे। अगर मान लेते 100 किलो का सामान जा रहा है तो उसमें से मान लेते 10 किलो का या फिर मान लो कि 10 रुपए टैक्स के रूप में ले लेते थे। तो जितना भी जो सामान उस नाव पे हुआ करता था उस कीमत उसका जितना भी जो भी कीमत हुआ करता था उसका 10% ये लोग रखते थे। तो इस आधार पे क्या है, मारी जो नगर है वो एक व्यापारिक स्थल बहुत व्यापार के आधार पे बहुत ज्यादा समृद्ध होता है और व्यापारिक स्थल पे वो स्थित था। इसके अलावा इस प्रकार जो मारी जो नगर है वो सैन्य दृष्टि से कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और समृद्ध था। इसके अलावा थोड़े एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना, जो जिमरलिन है, जिमरलिम, ये मारी का राजा था। ठीक है, एक नंबर पूछ लेता है ये। तो जो मारी का राजा था उसका नाम था जिमरलिन। जो एनमार्क था वो उरुक का राजा था और जो गिलमेशिया था ये भी उरुक का राजा था। ये दोनों उरुक का, पहले एनमार्क आता है, एनमार्क जब मर जाता तो उसके बाद क्या है, गिलमेशिया आता है, गिलमेनिश, गिलमेनिश। ठीक है, तो जब एनमार्क मर जाता है तो उसके बाद क्या कुछ समय तक ये शासन करता है। और जो गिलमेनिश एक महाकाव्य भी है, एक व्यक्ति भी था, एक ये महाकाव्य भी है जो 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। ठीक है, ये लास्ट ईयर ही पेपर में ये आया हुआ है, ये स्टेटमेंट एक ये आया हुआ है और एक ये आया हुआ है। सो याद रखना, ये ब्लू कलर का लिख रखा मैंने, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक वो है मेसोपोटामिया। देखिए मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का क्या महत्व है। वैसे तो इस सारे टॉपिक में कुछ खास चीजें देखने को मिलती नहीं है, इसको याद रखना आप कि जो मेसोपोटामिया जो वासी थे वो शहरी जीवन को बहुत ज्यादा महत्व देते थे और जो यहाँ के अनेक जो जनजाति और जो संस्कृति के लोग एक साथ देखने को मिलते हैं, एक साथ रहने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे मैंने बताया था कि दक्षिण मेसोपोटामिया में बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे संस्कृति लोग आपस में रह रहे हैं। ठीक है, हुआ था लगे कि अपने अक्सर एक दूसरे पर हमले वगैरह भी किया करते थे। अगला जो टॉपिक वो है लेखन कला की देन, कि मेसोपोटामिया की जो लेखन कला जो अस्तित्व में है इसने पूरे विश्व को क्या दिया, इसकी क्या देन है। देखिए मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी जो देन है उनकी काल गणना है और गणित की विद्वानता है, एक बहुत बड़ी देन है। मतलब मेसोपोटामिया में ही इन सब चीजों का अस्तित्व आया, मेसोपोटामिया वासियों ने ही इन सब चीजों को स्टार्ट किया। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं, ठीक है, जिसमें गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज इत्यादि की सारणी मिलती हैं। 1800 ईसा पूर्व के आसपास ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में बताया गया कि इसमें क्या है, हमें 2 का वर्गमूल देखने को मिला है। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट देखने को मिला है, √2 इसका स्क्वायर रूट देखने को मिला है। ठीक है, जिसको क्या है इस फॉर्म में लिखा गया है। अगर आप इसे याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप इसे मेंशन कर सकते हो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अपने आंसर में आप इसका मेंशन कर सकते हो कि इस इक्वेशन में चीजें लिखी गई हैं और जिसका क्या है, अगर आप इसे सॉल्व करके देखोगे तो इसका जो वैल्यू है 1.41421296 आते हैं, जो वर्तमान में अगर √2 की वैल्यू निकालोगे तो लगभग इसी के इक्वल देखने को मिलता है। तो इस आधार पे चीजें चल रही हैं और ऐसे ये चीजें यहाँ पे देखने को मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या था कि जो एक वर्ष है, एक साल को 12 महीने में विभाजित किया गया था जैसा आज है। इसका मतलब ये क्या है, ये मेसोपोटामिया वासियों ने ही इन सब चीजों को वर्तमान के भविष्य, मतलब वर्तमान के जो लोग हैं जो आज इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं, इनका यूज मेसोपोटामिया वासी करते थे। इसके अलावा एक महीने को 4 हफ्तों में विभाजित किया गया था, एक दिन को 24 घंटे में और 1 घंटे को 60 मिनट में।
मतलब मेसोपोटामिया वासियों ने इन सब चीजों की पहले ही खोज कर ली थी जो आज हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य और जो चंद्रमा ग्रहण होता था वो किस साल हो रहा है, किस महीने में हो रहा है और किस दिन हो रहा है, इसका भी मतलब एक हिसाब रखा जाता था। ठीक है, इसका भी एक हिसाब रखा जाता था। और जो भी आकाश में जो भी तारा और जो तारामंडल है, इन सब चीजों का भी हिसाब रखते थे। तो ये सारी चीजें क्या है, मेसोपोटामिया की देन है पूरे विश्व को। ठीक है, आप इन सब चीजों को याद रख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इन सब चीजों को आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, जो मेसोपोटामिया जो है इसका उल्लेख हमें बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट पे देखने को मिलता है। लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, याद रखना, प्रथम भाग में, फर्स्ट पार्ट में मेसोपोटामिया का जो उल्लेख है वो बाइबल के फर्स्ट भाग में मिलता है, ओल्ड टेस्टामेंट में। इसके अलावा जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो ये बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस, ओल्ड टेस्टामेंट में जो बुक ऑफ जेनेसिस है, इसमें शिमार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, शिमार का उल्लेख मिलता है, जिसको मतलब जो हमने पढ़ा सुमेर, इसी से रिलेट किया जाता है, इसी से रिलेट किया जाता है। इसको भी याद रखना, ये स्टेटमेंट भी लास्ट ईयर क्वेश्चन में लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा वर्का शीर्ष जो 3000 ईसा पूर्व का उरूक नगर के अंदर मिला है, एक महिला का शेर है। ठीक है, जो सफेद संगमरमर से बनाया गया, 3000 ईसा पूर्व के अंदर सफेद संगमरमर से इसको बनाया गया। तो आप इसको भी याद रखना। तो इस तरीके से जो चैप्टर वो कंप्लीट हुआ है। इस चैप्टर में मैंने हर एक टॉपिक को कवर कराया है, और जो भी उसमें एक्स्ट्रा चीजें थी उनको मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, जो मेन जो चीजें हैं उन्हीं चीजों को मैंने इसमें मेंशन किया है। तो आप इसे देख सकते हो और इसके नोट्स बना सकते हो, और मैं इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो।